हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन क्लासेज सीकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 विषय गणित के प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माध्य पौधों की संख्या या किसी भी संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए 3 विधियाँ होती है। पहली होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि और तीसरी विधि होती है पद विचलन विधि। आपके पास पौधों की संख्या दे रखी है, वो 0 से 2 यानी 0 से लेकर 2 पौधे एक घर में है और 2 से लेकर 4 पौधे वाले घरों की संख्या आपके पास 2 है। 4 से लेकर 6 पौधों वाले घरों की संख्या 1 है। 6 से लेकर 8 पौधे वाले घरों की संख्या 5 है। 8 से लेकर 10 पौधे वाले घरों की संख्या 6 है। 10 से लेकर 12 पौधे वाले घरों की संख्या 2 है और 12 से लेकर 14 घर पौधों वाले घरों की संख्या 3 है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? तो अगर आप देखते हो, पौधों की संख्या और घरों की संख्या है वो कम है और कम होती है, और ये एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन को हल करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग करते हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। और अगर उस वर्गीकृत बारंबारता बंटन में आपको पौधों की संख्या और घरों की संख्या जो दे रखी है वो कम है और कम होने के लिए आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करोगे, तो माध्य ज्ञात करने के लिए आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करोगे, क्योंकि पौधों की संख्या और घरों की संख्या है वो कम है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको दे रखा है पौधों की संख्या है वो 0 से 2 है। 0 से 2 पौधों वाले घरों की संख्या 1 है। 2 से 4 पौधे वाले घरों की संख्या 2 है। 4 से 6 पौधे वाले घरों की संख्या 1 है। 6 से लेकर 8 पौधे वाले घरों की संख्या 5 है। 8 से लेकर 10 पौधे वाले घरों की संख्या 6 है। 10 से लेकर 12 पौधे वाले घरों की संख्या 2 है और 12 से लेकर 14 पौधे वाले घरों की संख्या 3 है। तो आपके पास घरों की संख्या है वो f है, यानी आवर्ती हो जाएगी ये। और आपको जब वर्ग अंतराल दे रखा होता है तो उससे आपको पहले मध्यमान निकालना होता है, और मध्यमान निकालने के लिए आपका सूत्र होता है मध्यमान, यानी x बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। किसी भी वर्ग अंतराल में पहले वाली जो सीमा होती है वो निम्न सीमा कहलाती है और बाद वाली जो सीमा होती है वो ऊपरी सीमा कहलाती है। यानी वर्ग अंतराल 0 से 2 में निम्न सीमा है वो 0 है और उच्च सीमा है वो 2 है। तो किसी भी वर्ग अंतराल में निम्न सीमा शामिल होती है लेकिन ऊपरी सीमा शामिल नहीं होती है। यानी 0 से लेकर 2 वर्ग अंतराल में आपके पास या तो 0 पौधे होंगे या 1 पौधा होगा, 2 पौधे वाले घर इसमें शामिल नहीं है। ऐसे ही 2 से लेकर 4 वर्ग अंतराल में 2 शामिल है और 3 शामिल है, 4 इसमें शामिल नहीं है। तो आपके पास मध्यमान निकालना है और मध्यमान निकालने के लिए आपको निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो 0 + 2, 0 से लेकर 2 जो वर्ग अंतराल है उसका मध्यमान आपके पास हो जाएगा 0 + 2 बट्टा 2। तो 0 + 2 2 हो गया, 2 बट्टा 2 यानी 1 हो गया। यानी वर्ग अंतराल 0 से लेकर 2 का मध्यमान 1 होगा। वैसे ही 2 से लेकर 4 का मध्यमान 2 + 4 6 हो गया, 6 बट्टा 2 यानी 3 हो गया। फिर 4 से लेकर 6 वर्ग अंतराल का मध्यमान 4 + 6 10 हो गया, 10 बट्टा 2 यानी 5 हो गया। 6 + 8 14 हो गया और 14 बट्टे 2 7 हो गया। फिर 8 से लेकर 10 वर्ग अंतराल का मध्यमान होगा वो 8 + 10
18 हो गया, 18/2 यानी 9 हो गया। फिर 10 से लेकर 12 वर्ग अंतराल का मान है वो 10 + 12 22 हो गया, 22/2 यानी 11 हो गया। और 12 से लेकर 14 का जो वर्ग अंतराल है उसका मध्यमान 12 + 14 26 हो गया, 26/2 यानी 13 हो गया। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए पहले आपको जो वर्ग अंतराल दे रखा है और जो आवर्ती दे रखी है, तो वर्ग अंतराल से पहले आपको मध्यमान निकालना है। मध्यमान निकालने के लिए आपको निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 का भाग देना है, उससे मध्यमान निकल जाएगा। फिर आपके पास आवर्ती है, आवर्ती को आप एफ से डिनोट करते हो और मध्यमान को अक्स से डिनोट करते हो। तो फिर आवर्ती और आपको मध्यमान को गुणा करना है। तो आपके पास पहली जो आवर्ती है वो 1 है और मध्यमान भी 1 है, तो 1 × 1 आपके पास 1 हो जाएगा। फिर दूसरी जो आवर्ती है वो आपके पास 2 है और मध्यमान आपके पास 3 आया है, तो 2 × 3 आपके पास 6 हो जाएगा। तीसरी आवर्ती आपके पास 1 है और मध्यमान आपके पास 5 आया है, तो 1 × 5 5 हो जाएगा। चौथा आवर्ती है वो 5 है और मध्यमान आपके पास 7 आया है, तो 5 × 7 35 हो जाएगा। पाँचवें आपके पास आवर्ती है वो 6 है और मध्यमान आपके पास 9 आया है, तो 6 × 9 54 हो जाएगा। फिर आपके पास आवर्ती 2 है, 2 × 11 आपके पास 22 हो गया और 3 × 13 आपके पास 39 हो गया। तो पहले आपको मध्यमान निकालना है। मध्यमान निकालने के बाद में आपको आवर्ती यानी एफ और मध्यमान अक्स को गुणा करना है और एफ एक्स निकाल लेना है। फिर आपको जो आवर्ती है उसका योग करना है और योग को आप सिग्मा से दर्शाते हो, तो आवर्ती का योग आपके पास सिग्मा एक्स हो जाएगा और सिग्मा एक्स आपके पास जब जोड़ते हो तो 1 + 2 3 हो गया, 3 × 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 × 2 17 और 3 20 हो गया, यानी सिग्मा एफ आपके पास 20 हो गया। अब आपको सिग्मा एफ एक्स भी निकालना है और सिग्मा एफ एक्स जब निकालोगे तो 1 और 6 7 हो गया, 7 और 5 12 हो गया, 12 और 35 47 हो गया, 47 और 54 आपके पास 101 हो गया, 101 और 22 आपके पास 123 हो गया और 123 और 39 आपके पास 162 हो गया। तो सिग्मा एफ एक्स आपके पास 162 है, सिग्मा एफ आपके पास 20 है। और प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो आपके पास माध्य पदों की संख्या एक्स बार हो जाएगी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आपके पास 162 आया है और 162 बटा सिग्मा एफ आपके पास 20 है, तो 162 में अगर आप 20 का भाग देते हो तो 8.1 प्राप्त होता है, यानी आपके पास माध्य पदों की जो संख्या होगी वो 8.1 होगी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। आपको दैनिक मजदूरी रुपयों में दे रखी है और श्रमिकों की संख्या दे रखी है, यानी दैनिक मजदूरी 500 से लेकर 520 रुपये प्राप्त करने वाले जो श्रमिकों की संख्या है वो 12 है। 520 से लेकर 540 रुपये प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 14 है। 540 से लेकर 560 तक दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 8 है और 560 से 580 रुपये प्राप्त करने वाले मजदूरों की संख्या 6 है और 580 से लेकर 600 रुपये तक दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 10 है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो आप इसको चाहो तो प्रत्यक्ष विधि से हल कर सकते हो, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में आपके पास जो वर्ग अंतराल दिया होता है वो भी छोटा होता है और श्रमिकों की संख्या या जो आपकी आवृत्ति होती है वो भी छोटी होती है। इसमें अगर आप देखते हो तो जो वर्ग अंतराल है वो बहुत बड़ा है, बड़ा होने की वजह से आप इसको पद विचलन विधि या कल्पित माध्य विधि से हल करोगे। तो हम इसको कल्पित माध्य विधि से हल कर लेते हैं। तो आपको दैनिक मजदूरी दे रखी है वो 500 से लेकर 520
जो दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 12 दे रखी है। 520 से 540 रुपये दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की 14 संख्या है। 540 से लेकर 560 रुपये दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 8 है। 560 से लेकर 580 रुपये प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 6 है। 580 से लेकर 600 रुपये प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 10 है। अब आपको कोई किसी भी विधि से माध्य निकालना हो तो पहले मध्यमान निकालना पड़ेगा, और मध्यमान अगर आप निकालते हो तो आपको निम्न सीमा आपकी 500 है, उच्च सीमा आपके पास 520 है, और मध्यमान निकालने के लिए आपको निम्न सीमा यानी 500 हो गई प्लस उच्च सीमा आपके पास 520 है, उसको जोड़ना और 2 का भाग देना है। 500 और 520 आपके पास 1020 हो जाता है, और 1020 में अगर 2 का भाग देते हो तो 510 प्राप्त होता है। यानी अगर आपके पास वर्ग अंतराल 500 से लेकर 520 है तो मध्यमान 510 रहेगा। 520 से लेकर 540 वर्ग अंतराल है तो उसका मध्यमान 520 प्लस 540 ये 1060 हो जाएगा, और 1060 में अगर आप 2 का भाग देते हो तो 530 होगा। 540 से लेकर 560 अगर वर्ग अंतराल है तो उसका मध्यमान 540 प्लस 560 आपके पास 1100 रहेगा, और 1100 में 2 का भाग देने पर 550 आएगा। 560 से लेकर 580 वर्ग अंतराल होने पर आप इसका मध्यमान 560 प्लस 580 ये आपके पास 1140 हो जाएगा। 1140 बट्टा 2 आपके पास 570 हो जाएगा, और 580 से लेकर 600 तक का वर्ग अंतराल है उसका मध्यमान 580 प्लस 600 बट्टा 2, और 580 प्लस 600 आपके पास 1180 हो जाएगा, और 1180 में अगर 2 का भाग देते हो तो 590 हो जाएगा। यानी आपके पास मध्यमान 510, 530, 550, 570 और 590 प्राप्त हो जाएगा। अब कल्पित माध्य विधि से जब भी किसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य निकालना होता है तो पहले उसमें से एक कल्पित माध्य मानना पड़ता है, और वो कल्पित माध्य आपके मध्य मान में से माना जाता है। और मध्य मान में से आप जो लगभग बीच में होता है उस मान को मान सकते हो। तो इसमें 5 संख्याएं हैं, तो 5 के लगभग बीच वाला आप तीसरा मान लेते हैं कि 550 है, वो इसका कल्पित माध्य है। और कल्पित माध्य बराबर होता है आपके पास ए आपने मान लिया 550। फिर आपको इसमें डिफरेंस निकालना है। डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए यानी आपके पास जो अक्स है मध्य मान है उसमें से आपको कल्पित माध्य घटाना है। तो अगर आप देखते हो कि 510 अगर मध्य मान है तो उसका डिफरेंस कितना आएगा, 510 माइनस ए यानी 550। 510 माइनस 550 आपके पास माइनस का 40 हो जाएगा। अगर मध्य मान 530 है तो आपके पास डिफरेंस होगा वो 530 माइनस 550, वो आपके पास माइनस का 20 हो जाएगा। अगर आपके पास मध्य मान 550 है तो आपके पास डी यानी डिफरेंस होगा वो एक्स माइनस ए। एक्स आपके पास 550 है और माइनस ए आपके पास 550 है, तो 550 माइनस 550 आपके पास 0 हो जाएगा। फिर 570 अगर मध्यमान है तो उसका डिफरेंस जो रहेगा वो 570 माइनस 550 यानी 20 हो जाएगा। और 590 अगर आपके पास मध्यमान है तो उसका डिफरेंस जो होगा वो 590 माइनस 550 यानी 40 हो जाएगा। फिर आप पहले मध्यमान निकालोगे, मध्यमान निकालने के बाद में डिफरेंस निकालोगे, और डिफरेंस निकालने के लिए मध्यमान में से आपने जो कल्पित माध्य माना है वो आप घटा दोगे। फिर जो आपकी आवर्ती है और जो आपका डिफरेंस आया है उसको गुणा करना है। तो आपके पास आवर्ती पहली आवर्ती है वो 12 है, और पहला जो डिफरेंस आया है वो आपके पास माइनस 40 है। तो 12 को जब माइनस 40 से गुणा करोगे तो माइनस का 480 प्राप्त हो जाएगा। फिर दूसरी जो आवर्ती है वो 14 है, और 14 और दूसरा जो डिफरेंस है वो आपके पास माइनस का 20 है। तो 14 को जब माइनस के 20 से गुणा करोगे तो माइनस का 280 प्राप्त होगा। फिर तीसरी जो आवर्ती है वो 8 है, और तीसरा जो डिफरेंस है वो 0 है, तो 8 को 0 से गुणा करने पर 0 आ जाएगा। फिर चौथी आवर्ती आपके पास 6 है, और 6 को जब आप चौथे डिफरेंस यानी
20 से गुणा करोगे तो 6 गुणा 20 दोनों प्लस के होने की वजह से 120 प्लस का आ जाएगा। और पाँचवीं आवृत्ति आपके पास 10 है, उसको पाँचवें डिफरेंस यानी 40 से गुणा करोगे तो वो 40 गुणा 10 यानी 400 हो जाएगा। अब आपको आवर्ती का योग करना है, वो सिग्मा एफ हो गया। और सिग्मा एफ आपके पास 50 श्रमिक दे रखे हैं, तो आवर्ती का योग भी आपके पास 50 होगा। 12 और 14 26 हो गया, 26 और 8 आपके पास 34 होता है, 34 और 6 40 होता है, और 40 और 10 50 होता है, यानी सिग्मा एफ आपके पास 50 आ गया। ऐसे ही आपको सिग्मा एफ डी करना है, यानी एफ डी का योग करना है। तो जो जो माइनस के हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे और प्लस वाले आपस में जुड़ जाएंगे। माइनस का 480 और माइनस का 280 ये दोनों आपस में जुड़ेगा। इन दोनों को जब आप जोड़ते हो तो ये माइनस का 760 हो जाएगा। और 120 और 400 ये दोनों प्लस के हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो 120 और 400 आपके पास 520 हो जाता है। तो माइनस 760 प्लस 520 आपके पास माइनस का 240 हो जाता है, यानी आपके पास सिग्मा एफ है वो 50 रहेगा और सिग्मा एफ डी आपके पास माइनस के 240 रहेगा। आपने कल्पित माध्य ए माना था, वो 550 माना था। सिग्मा एफ आपके पास 50 है और सिग्मा एफ डी आपके पास माइनस का 240 है। और जब आप कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करते हो तो वो सूत्र होता है आपके पास x बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। ए आपने 550 माना था प्लस सिग्मा एफ डी आपके पास माइनस का 240 है और बट्टे में सिग्मा एफ यानी 50 हो गया। यहाँ पे डबल साइन होने की वजह से प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस दे देगा, तो 550 माइनस 240 बट्टा 50। और 240 में जब 50 का भाग देते हैं तो 4.8 प्राप्त होता है। और 550 में से जब 4.8 घटाया जाता है तो 545.2 प्राप्त होता है, यानी जो श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी होगी वो 545 रुपये और 20 पैसे होगी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। यानी आपको माध्य जो जेब खर्च बच्चों का है वो 18 रुपये दे रखा है और लुप्त बारंबारता f आपको पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दैनिक जेब भत्ता है वो 11 से 13 रुपये हैं, वो खर्च करने वाले बच्चों की संख्या है वो 7 है। और 13 से 15 रुपये जेब भत्ते वाले बच्चों की संख्या 6 है। 15 से 17 रुपये जेब खर्च वाले बच्चों की संख्या है वो 9 है। 17 से 19 रुपये दैनिक जेब भत्ते वाले बच्चों की संख्या है वो 13 है। 19 से 21 रुपये दैनिक जेब भत्ता वाले बच्चों की संख्या आपको ऐप दे रखी है, यानी इस ऐप का मान आपको निकालना है। और 21 से 23 रुपये दैनिक जेब भत्ते वाले बच्चों की संख्या 5 है। और 23 से 25 रुपये दैनिक जेब भत्ते वाले बच्चों की संख्या 4 है। तो दैनिक जेब भत्ता 11 से 13 रुपये वाले बच्चों की संख्या आपको 7 दे रखी है। दैनिक जेब भत्ता 13 से 15 रुपये वाले बच्चों की संख्या 6 है। 15 से 17 रुपये वाले बच्चों की संख्या 9 है। 17 से 19 रुपये वाले बच्चों की संख्या 13 है। 19 से 21 रुपये वाले बच्चों की संख्या एफ है। 21 से 23 रुपये वाले बच्चों की संख्या 5 है। और 23 से 25 रुपये वाले बच्चों की संख्या 4 है। तो आप ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है आपको, तो इससे पहले आप मध्यमान निकालोगे और मध्यमान निकालने के लिए आपको निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, निम्न सीमा आपकी 11 है। 11 प्लस 13 बट्टा 2, 11 और 13 24 होते हैं, 24 बट्टा 2 आपके पास 12 हो गया। फिर 13 से 15 रुपये अगर दैनिक जेब खर्च है, यानी वर्ग अंतराल 13 से लेकर 15 है, तो उसका मध्यमान हो जाएगा 13 प्लस 15 बट्टा 2। 13 प्लस 15 आपके पास 28 होता है, 28 बट्टा 2 आपके पास होता है। 15 से 17 वर्ग अंतराल है,
तो जो मध्यमान होगा वो 15 + 17, 15 + 17 आपके पास 32 होता है, 32/2 आपके पास 16 हो गया। 17 से 19 वर्ग अंतराल हो तो आपके पास 17 + 19/2, 17 + 19 36 होता है, 36/2 18 होता है। फिर 19 से 21 वर्ग अंतराल है तो मध्यमान आपके पास 19 + 21 40 हो गया, 40/2 आपके पास 20 हो गया, यानी मध्यमान 20 हो जाएगा। और 21 से 23 अगर वर्ग अंतराल है तो मध्यमान आपके पास 21 + 23/2, 21 + 23 आपके पास 44 होता है, 44/2 आपके पास 22 हो गया। और 23 से 25 अगर वर्ग अंतराल है तो जो मध्यमान होगा वो 23 + 25/2, यानी 23 + 25 48 हो गया, 48/2 यानी 24 हो गया। यानी मध्यमान निकालोगे और मध्यमान निकालने के बाद में इसको प्रत्यक्ष विधि से हल कर रहे हैं तो f(x) निकाल लेंगे। यानी f बच्चों की संख्या दे रखी है आपको, वो आवर्ती है या f है, और मध्यमान आपने x निकाला है तो उसको गुणा कर लीजिए। तो 7, अगर आपके पास पहली जो आवर्ती है या बच्चों की संख्या है वो 7 है और मध्यमान 12 है तो 7 × 12 आपके पास 84 हो गया, 6 × 14 भी 84 हो गया, 9 × 16 आपके पास 144 हो गया, 13 × 18 आपके पास 234 हो गया, f × 20 आपके पास 20f होगा, 5 × 22 आपके पास 110 हो गया और 4 × 24 आपके पास 96 हो गया। अब आपको जब भी अपन प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करते हैं तो आवर्ती का योग करते हैं और f(x) का योग करते हैं। तो आवर्ती का अगर आप योग करते हो तो सिग्मा f होगी, और इसमें जो आपके पास चर राशि है f उसको अलग रख लोगे और बाकी अचर राशियों का आप योग कर लोगे। तो पहले 7 + 6 13 हो गया, 13 और 9 22 हो गया, 22 और 13 35 हो गया, 35 और 5 40 हो गया, 40 और 4 44 हो गया। 44 + f रहेगा क्योंकि एक चर राशि और एक अचर राशि को योग नहीं हो सकता, तो ये 44 + f हो गया आपके पास सिग्मा f। और ऐसे ही आपको सिग्मा f(x) का योग करना है। तो 84 और 84 168 हो गया, 168 और 44, 168 और 44 आपके पास 312 हो जाता है, 312 और 234 546 हो जाता है, 546 और 110 656 हो जाता है, और 656 और 96 आपके पास ये 752 हो जाता है। और ये जो 20f है वो एक चर राशि होने की वजह से ये इसमें नहीं जुड़ेगा तो प्लस 20f रह जाएगा। यानी आपके पास जो सिग्मा f होगा वो 44 + f होगा और सिग्मा f(x) आपके पास 752 + 20f होगा। और माध्य जो जेब खर्च है वो आपको 18 रुपये दे रखा है। माध्य जेब खर्च ज्ञात करने के लिए आपको, अगर आप प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हो तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा f(x)/सिग्मा f। सिग्मा f(x) आपके पास माध्य जेब खर्च आपके पास 18 दे रखा है, सिग्मा f(x) आपके पास 752 + 20f आया है और सिग्मा f आपके पास 44 + f आया है। अब f का मान निकालना है तो ये 44 + f इधर भाग में है तो दूसरी साइड में जाने पे इसका पक्षांतरण होने पर यह गुणा होगा, यानी ये हो जाएगा 18 × 44 + f बराबर हो जाएगा 752 + 20f। इसको अगर आप योग पर गुणन के वितरण नियम के अनुसार हल करते हो तो 18 पहले 44 से गुणा होगा और 18 को जब 44 से गुणा किया जाता है तो 752 हो जाएगा, और फिर 18 है वो f से गुणा होगा तो 18f हो जाएगा। यानी 18 को जब 44 + f से गुणा करोगे तो 752 + 18f आएगा, और बराबर में आपके पास है 752 + 20f। आपको f का मान निकालना है तो जिधर f का पद है उसको एक तरफ ले लीजिए और अचर राशि को एक तरफ ले लीजिए। तो अगर 752 है इधर वो प्लस का है, पक्षांतरण करने पर ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 792 - 752 बराबर हो जाएगा 20f - 18f। 792 में से 752 घटाते हो तो 40 प्राप्त होता है और 20f में से 18f घटाते हो तो 2f प्राप्त होता है। तो आपके पास 2f बराबर हो गया 40। आपको f का मान चाहिए, 2 इधर गुणा में है, पक्षांतरण होने पर ये भाग में जाएगा तो f बराबर हो जाएगा
40/2 और 40/2 यानी 40 में 2 का भाग देने पर आपके पास 20 प्राप्त होता है, यानी f बराबर हो गया 20। अतः लुप्त बारंबारता है वो आपकी 20 प्राप्त होगी।